हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बता दीजिए, यानी फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर फुल सोल्यूशन दे दीजिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर दे दीजिए एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर देखिए, पहले जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गाइस डे बाई डे आपको क्लासेस मिलेंगी। और जो आपका अर्थशास्त्र है, अगर आपने लिया है क्लास 12th में, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पूरी बुक आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रोविन्स या फिर जेबीसी। तो यहाँ पर माल्थस जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे? देखिए, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है, किस तरह से लिखोगे? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को, यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए कैसे साधन होने चाहिए? सीमित साधनों के उपयोग से होता है, उसी को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। सही ढंग से समझ आ गया? अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एकदम सही ढंग से इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहेंगे? आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई, यानी एक व्यक्ति की जो आय है उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी इसको आप कह सकते हो छोटा अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अब इसके जगह अगर यहाँ पर होता समष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यक्तिगत आय की जगह क्या हो जाता? राष्ट्रीय आय, यानी पूरे राष्ट्र की आय का अगर अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा अर्थशास्त्र, यानी आप कह सकते हो विशाल अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है आपने समझ लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इनमें अंतर क्या है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक व्यवस्थित डेफिनेशन बताइए, परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसको देख लेते हैं। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ पर आपने समझ लिया। क्लियर। और ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरह से लिखनी है। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसके उदाहरण हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्र की जो बचत है उसका अध्ययन, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि आर्थिक क्रिया के प्रकार बताइए। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे आप समझ चुकी हो। अब यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे, पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार इस प्रकार है या फिर आर्थिक क्रिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका कौन सा है, उत्पादन। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि उत्पादन हम किसे कहेंगे, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, पूरा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं पहले इनको सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद इनकी जो डेफिनेशन हो जाएंगी एक एक की यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप लिखोगे आर्थिक क्रिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, तीसरा आपका है विनिमय, नेक्स्ट है वस्तु निर्धारण, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे साधन कीमत निर्धारण, इसके बाद अगला लिखोगे निवेश। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय। अब हम विनिमय किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, आप पेपर उठाकर देखना। तो इनकी भी परिभाषा देख लेती हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादन क्या है, आप इसकी जो परिभाषा है आप इस तरह से लिखोगे कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है, जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना आदि। अब इसको दोबारा से समझिए। देखिए उत्पादन हम किसे कहेंगे, देखिए उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता करना, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे एग्जाम्पल आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे, जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना आदि। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि उत्पादन क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग क्या है, यानी उपभोग हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए उपभोग क्या है, आप इस तरह से लिखोगे कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि। अब इसको दोबारा से समझिए। देखिए उपभोग हम किसे कहेंगे, आप लिखोगे कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए आप लिखोगे कि जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना क्या हो जाएंगे, उपभोग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप, अगर ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से आप लिखोगे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा आपको तैयार करना है, अगला प्रश्न कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे विनिमय किसे कहते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो विनिमय क्या है इसको देख लेते हैं। आप लिखोगे कि विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है।
किस तरह से लिखना है? विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को हम कहते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। क्लियर? अब इसी तरह से गाइस जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। अब देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आपका ऑप्शन दिया गया है बाएं से दाएं, सेकंड नंबर पर है दाएं से बाएं, नेक्स्ट है ऊपर से नीचे, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे से ऊपर। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो हमें पता है ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर आपका ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो कौन सी केंद्रीय समस्या है? यहाँ पर ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, और नेक्स्ट है कैसे उत्पादन हो, इसी तरह से अगला ऑप्शन है कि उत्पादित वस्तु कैसे वितरण हो, ठीक है, नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी। तो हमें पता है जो 4 नंबर पर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था की ये सभी केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु कैसे वितरण हो, ठीक है। तो जो 4 नंबर पर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है पूंजीवादी, नेक्स्ट है समाजवादी, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित एंड 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर पर जो दिया गया है मिश्रित। तो निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है? तो मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? अब जो भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको आप यहीं पर याद करते चलिए। क्लियर? अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा आप तैयार करोगे उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? ऑप्शन है चुनाव की, नेक्स्ट है उपभोक्ता चयन की, नेक्स्ट ऑप्शन है फर्म चयन की, इसी तरह से अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो हमें पता है चुनाव की, ठीक है, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है, ठीक है, यानी किस चीज़ को चुना जाए, इस तरह से। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेती है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे? देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आप लिखोगे कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की जो एक व्यवस्थित डेफिनेशन है आप इस तरह से लिखोगे कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्या है, और इसको कई बार हम देख भी चुके हैं, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। आर्थिक समस्या हम किसे कहेंगे? तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि विभिन्न यानी अलग अलग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। देखिए विभिन्न आवश्यकताओं यानी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। यानी आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास साधन कैसे हैं, लिमिटेड हैं,
सीमित साधन है आपके पास, ठीक है। तो आप वहाँ पर चयन करोगे, चुनाव करोगे कि किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, पहले उसको लिया जाए। तो भाई हो जाती है आर्थिक समस्या। तो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से जो समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है चुनाव करते समय, उसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्या। आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि आर्थिक समस्या क्या है और अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, तो वो हम पूरा देख चुके हैं। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपको वहाँ पर बताया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। इसी तरह से सभी चैप्टर्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब आपको बताए जाएंगे, पूरी बुक यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत किसे कहते हैं, अतुलक उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अवसर लागत किसे कहते हैं। आप लिखोगे कि एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और देखिए, उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, उपभोग किसे कहेंगे, विनिमय क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें इन सभी की जो परिभाषाएं हैं हम देख चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार ज़रूर देख ली। तो अवसर लागत किसे कहते हैं, आप लिखोगे एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत अवसर लागत क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। सीमांत अवसर लागत क्या है, आप लिखोगे कि एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। और अवसर लागत अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखोगे कि एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और सीमांत अवसर लागत क्या है, आप इस तरह से लिखोगे कि एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो आई होप दोनों डेफिनेशन सही ढंग से आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा तैयार करोगे और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप लिखते चलिए, ठीक है। अलग नोट्स अपना बना लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम आपको बता चुके हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो आपका थर्ड चैप्टर है उसको देखेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पूछ लिया जाता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर समझ लीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समस्याएं लिख लीजिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। क्या यानी उत्पादन क्या किया जाए और किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखोगे कि कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिखोगे कि साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या, साधनों के विकास की समस्या, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट है कि उत्पादन कैसे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है किसके लिए उत्पादन किया जाए।
इसी तरह से यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखोगे कि साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या। नेक्स्ट लिखना है साधनों के विकास की समस्या। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं वो यहाँ पर आप देख चुके हो। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं इस चैप्टर से उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं उनको, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि आर्थिक समस्या की परिभाषाएं दीजिए। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्थिक समस्या की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर देखिए पहले हम देखते हैं एरिक रोल के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं एरिक रोल, इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा को किस तरह से समझाया है। कुछ और भी आपके अर्थशास्त्री उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि यह वह चयन है, चयन का मतलब चुनाव, जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है। ठीक है, तो एरिक रोल ने इसकी जो परिभाषा है आर्थिक समस्या की इस तरह से इन्होंने बताई है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लेफ्टविट ने इसकी परिभाषा को किस तरह से समझाया है। ठीक है, तो जो आपके अर्थशास्त्री हैं लेफ्टविट, तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं के सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके अर्थशास्त्री है लेफ्टविच, इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा को इस तरह से बताया है। क्लियर, तो देखिए आर्थिक समस्या की परिभाषा बताइए वो यहाँ पर आपने देख ली। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। ये आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट है असीमित आवश्यकताएं, नेक्स्ट हो जाएगा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, नेक्स्ट हो जाएगा सीमित या दुर्लभ साधन। इसी तरह से 4 नंबर पर यहाँ पर आप लिखोगे कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, एंड 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा चयन या चुनाव की समस्या। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने देखा असीमित आवश्यकताएं। ठीक है, जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पर हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो भाई हमारी आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या क्या कारण है। तो असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, चयन या चुनाव की समस्या। अब देखिए असीमित आवश्यकताएं क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं, अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर, इस तरह से। अब आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तो इसमें भी आपको 2 लाइनें लिख देनी है। क्लियर, अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार करोगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अर्थव्यवस्था की 3 मौलिक समस्याएं हैं। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगी कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्याएं हैं वो कितनी हैं, 3 हैं।
ठीक है, 3 मौलिक समस्याएं कौन कौन सी हैं कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सेकेंड हो जाएगा उत्पादन कैसे किया जाए, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ये तैयार कर लेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी एक व्यवस्थित जो परिभाषा है आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। ठीक है, इस तरह से। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो परिभाषा है यहाँ पर आपने समझ ली। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है इस चैप्टर से उसको देख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार करोगे कि उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो केंद्रीय समस्या का विश्लेषण क्या है इसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी बिंदु यह प्रकट करता है कि वस्तु X तथा वस्तु Y की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई बिंदु साधनों के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना आर्थिक विकास को व्यक्त करता है। तो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस तरह से लिख कर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि मांग वक्र का सामान्यता ढाल होता है। कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर या फिर बाएं से दाएं नीचे की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स अक्ष के समांतर। इसी तरह से यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है लंबवत। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि मांग वक्र का सामान्यता ढाल होता है। तो कैसा होता है, हमें पता है यहाँ पर जो हमारा बी नंबर पर ऑप्शन है बाएं से दाएं नीचे की ओर, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इसको याद कर लिया, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कीमत, सेकंड है आय में परिवर्तन, नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि, इसी तरह से अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, हमें पता है जो 4 नंबर पर है उपर्युक्त सभी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको यहीं पर आप याद करते चलिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, अलग नोट्स बना लीजिए। सारे जो भी आपके चैप्टर्स हैं ऑल चैप्टर्स के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी। देखिए चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी यहाँ पर देखिए समझे दिया गया कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है।
ठीक है, यानी जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है राइट है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अपरिभाषित। तो किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है, हमें पता है यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पर ऋणात्मक, ठीक है। तो किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसको यहीं पर याद करते चलिए इन सभी प्रश्नों को। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है निम्न कोटि की वस्तुएं, नेक्स्ट है सामान्य वस्तुएं, अगला ऑप्शन है गिफिन वस्तुएं एंड इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हम सबको पता है यहाँ पर जो आपका 3 नंबर पर ऑप्शन दिया गया गिफिन वस्तुएं, ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है गिफिन वस्तुएं हम किन्हें कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आस्क किया जाता है, ठीक है। तो इनके जो आंसर है वो हम देख चुके हैं। तो अगर गाइस आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि मांग का नियम है, क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है गुणात्मक कथन, नेक्स्ट है मात्रात्मक कथन, अगला ऑप्शन है ए एवं व दोनों, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मांग का नियम है, तो मांग का नियम क्या है हम सबको पता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है गुणात्मक कथन, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मांग का नियम क्या है, गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन रॉन्ग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आरामदायक वस्तुएं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है आय में कमी, इसी तरह से सेकंड नंबर पर है क्रेताओं की संख्या में कमी, अगला ऑप्शन है उपभोक्ता की रुचि में कमी, नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी। तो मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है हम सबको पता है। जो 4 नंबर पर आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मांग में कमी के ये सभी कारण है, आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे
उसको देख लेते हैं। तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। तो फर्स्ट नंबर पर है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, तो मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लें। और इस बार जो आपका सपना है कि अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो वही आपके आएंगे। इसी तरह से गाइस आप सारी क्लासेस देखते चलिए। ओके, थैंक यू।